नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आखिरकार 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 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब की नई टीम का ऐलान हो गया। पूरे 7 महीने बाद 20 जनवरी 2026 को नितिन नवीन साहब अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़े जोर शोर के साथ जेन जी नौजवान टीम जनरेशनल चेंज के साथ, और उम्मीद की जा रही थी कि जनरेशनल चेंज जो किया गया 44-45 साल के हैं नितिन नवीन साहब, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को रफ्तार मिलेगी। लेकिन वो रफ्तार का आइडिया इससे हुआ कि 7 महीने लग गए भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को अपनी नई टीम बनाने में। और इस टीम में भी ज्यादातर लोग पुराने चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं और नितिन नवीन साहब से ज्यादा ताकतवर रहे हैं। तो एक बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संगठन जिन्हें कहते हैं हम, BL संतोष साहब, उनको बनाए रखा गया है। इसका मतलब यह है कि वो कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। वैसे मित्रों ने कहा कि जो टीम है उसको बनाने में संतोष साहब की बड़ी भूमिका है। टीम में बहुत सारे लोग हैं, 65 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल किए गए हैं। 12 महिलाएं भी हैं, जिसमें से 10 जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर ही हैं, 12 महिलाएं हैं। राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, उनको फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। 12 महिलाएं, हालांकि उसमें से ज़्यादातर महिलाएं एक ऑर्नामेंटल स्टेटस में रखी गई, क्योंकि ज़्यादातर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रखा गया है। वसुंधरा जी बहुत जमाने तक बस उपाध्यक्ष रही है पार्टी की, याद है ना आपको? हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे महिलाओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन जो पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर क्या है इस टीम की, उसको सुनिए। इस टीम की बड़ी खबर में 3 बड़े नाम। पहला बड़ा नाम पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, जो अमेरिका में ट्रंप साहब की जो टैरिफ डील है उसके लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। दर्जनों 50 उन्होंने दौरे भी कर लिए अमेरिका के साथ, लेकिन टस से मस कर नहीं पाए। उनको मेहनत बहुत उन्होंने की, लेकिन उन्होंने भारत को भी नहीं झुकने दिया। ये भी बात ध्यान रखिएगा, भारत को उन्होंने झुकने नहीं दिया और अपनी शर्तों पर बनाए रखा। लगातार वो काम करते रहे उसको लेकर, लेकिन ट्रंप के साथ डील भी नहीं हो पाई। और अब पीयूष गोयल साहब को जिम्मेदारी दी गई है कोषाध्यक्ष की, ट्रेजरर की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे पीयूष गोयल साहब। इसका क्या ये मैसेज है कि यदि पार्टी में माने तो क्या उनकी मंत्री पद से छुट्टी होने वाली है? क्या उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा या वो अपनी तरफ से मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? एक बड़ी खबर ये है। पीयूष गोयल बहुत एक्टिव लोगों में से हैं। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो उनके पिता थे वेद प्रकाश गोयल साहब, वो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। वो भी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। वैसे इस सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो एक व्यक्ति 2 पद पर रहे हैं। नड्डा साहब तो लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में। राजनाथ जी ने छोड़ दिया था अध्यक्ष पद के बाद मंत्री पद के लिए, जब वो गृह मंत्री बनाए गए थे। फिर अमित शाह साहब भी अध्यक्ष पद छोड़ा और गृह मंत्री बन गए। लेकिन नड्डा साहब बहुत लंबे समय तक सरकार में भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो क्या पीयूष गोयल साहब को छोड़ना पड़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब दूसरा बड़ा नाम, जो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, मुझे तो याद नहीं आता, वो है हमारे मित्र राम माधव साहब। राम माधव साहब को बहुत दिनों से पार्टी में किनारे कर रखा था, हाशी पर रखा हुआ था। राम माधव साहब संघ की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ओवरसीज के मामले बड़े लंबे समय तक देखते रहे, चीन से लेकर अमेरिका तक। लेकिन उनको अचानक एक दिन राष्ट्रीय महामंत्री के पद से हटा दिया गया। उनकी एग्जिट हो गई भारतीय जनता पार्टी से। फिर वो लंबे समय तक रहे गुमनाम स्थिति में। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी वापसी हो गई और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी में उनकी फिर से वापसी हो गई है महामंत्री के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर, माफ कीजिए, उपाध्यक्ष के तौर पर। लेकिन वो बहुत ताकतवर लोगों में से हैं, बहुत संगठन के लोगों में से हैं और ओवरसीज पर भी, विदेशी मामलों पर भी उनकी बड़ी पकड़ है। संगठन में भी, संघ में भी, क्या वो कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे, ये सब बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा बड़ा नाम है स्मृति ईरानी, जो केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री रही। उनका जो कहना चाहिए दबदबा उस समय हुआ, बढ़ा एकदम
क्लाइमेक्स पे पहुंच गया जब उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया। गांधी परिवार के राहुल गांधी को हराकर उनका कद एकदम बढ़ गया। हालांकि उससे पहले जब वो हार गई थी उनसे चुनाव, तब उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, और वो भी कैबिनेट मंत्री भी एचआरडी मिनिस्टर। लेकिन इस बार जब वो चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश में, किशोरी लाल से, गांधी परिवार के एक सदस्य के साथ चुनावी लड़ाई में वो हार गई और उनकी एग्जिट हो गई, तो उसके बाद वो लंबे समय से एक तरह से निर्वासित थी। ये मुझे जानकारी है कि वो पार्टी में और संघ के बहुत सारे काम कर रही हैं, ओवरसीज में भी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें औपचारिक जिम्मेदारी कोई नहीं दी गई। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से बोलने वाली महिला नेताओं में से स्मृति ईरानी का नाम है। शायद इसकी सज़ा भी उन्हें भुगतनी पड़ी होगी। वो साफ साफ बात करती हैं, दो टूक बात करती हैं, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। तो जैन जी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि जो पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हुआ, उसकी वजह, एक बड़ी वजह थी कि कम्युनिकेशन गैप रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। शायद इसीलिए जो अमित मालवीय साहब हैं, जो लंबे समय से इनफैक्ट मोदी सरकार के साथ से ही आईटी सेल के हेड रहे थे, उन्हें हटा दिया गया। वो भी एक बड़ी खबर है, अमित मालवीय को हटाना। हालांकि बहुत समय से चर्चा हो रही थी, जब से जंतर मंतर का मामला हुआ और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी अपने परसेप्शन को, अपने नैरेटिव को ठीक तरह से नहीं रख पाई, ऐसा आरोप है। अमित मालवीय बहुत ताकतवर लोगों में से और बहुत मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं संगठन में, उनमें से रहे, और आईटी सेल को बहुत मजबूती उन्होंने दी, लेकिन उनकी भी एग्जिट कर दी गई है। क्या उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी? लेकिन अभी माना जा रहा है, पार्टी में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई अभी उन्हें जो जंतर का मंतर हुआ उसकी वजह से हटाया गया, और उनकी जगह दीपक महस के छत्तीसगढ़ से आईटी सेल के हेड बनाए गए। दीपक महस के नितिन नवीन के साथ छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं, इस बात को याद रखिए। तो जाहिर तौर पर कम से कम ये समझना चाहिए कि दीपक महस के की एंट्री नितिन नवीन की वजह से हुई है। पीयूष गोयल साहब के लिए मैंने बताया है कि वो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, मंत्री पद से लाया गया है। बहुत सारे लोग जो पार्टी में बाहर से आए, उन लोगों को भी इस बार शामिल किया गया है संगठन में। उनमें संगीता यादव भी हैं, उसमें अनिल एंटोनी भी हैं, और भी कई नाम हैं। लेकिन जो एक नाम नहीं आया इस संगठन में, इस टीम में, वो है राघव चड्ढा का, जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में। वैजयंत पांडे भी हैं इसमें, पांडा भी हैं टीम में, लेकिन राघव चड्ढा का नाम नहीं आया। तो क्या राघव चड्ढा को बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या वो मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं मोदी सरकार में? ये एक बड़ा खबर हो सकती है जो आगे के दिनों में आपको मिल सकती है। बाकी टीम में तो 12 महिलाएं रखी गई हैं, 10 महिलाएं उसमें हैं, उनमें से ज़्यादातर ऑर्नामेंटल है, कोई काम उनको जिम्मेदारी मिलने वाली नहीं है। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी सबसे बड़ी ताकतवर तौर पर महामंत्री के तौर पर आ सकती है। वो क्या जिम्मेदारी उनको मिलती है आगे, उससे देखने को मिलेगा। वसुंधरा जी और बाकी जो उपाध्यक्ष बनी है महिलाएं, उनका नाम आप याद रख सकते हो, वो तो रखिएगा, पिछली बार भी बहुत सारी थी। और ये मैसेज अगर दिया जा रहा हो कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो महिलाओं को खुश होना चाहिए, यदि वो हो सकती हैं तो। संगठन में 2 माइनॉरिटी के लोगों को नाम में लिया गया है, उत्तर प्रदेश से लिया गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो वहाँ से लिया गया। उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग यहाँ पर शामिल हैं, संगठन में 6 लोग शामिल हो गए, हरीश द्विवेदी जी भी आ गए। संजय भाटिया साहब की भी बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है, जो मनोहर लाल खट्टर साहब के करीबी माने जाते हैं। खट्टर साहब के लिए उन्होंने सीट भी छोड़ी थी। एक और इंटरेस्टिंग नाम है डॉक्टर हेमांग का, जो गुजरात से, बड़ोदरा से हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं, और अभी उन्हें युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। तो टीम में काफ़ी कुछ हेरफेर भी किया गया है, फेरबदल भी किया गया है। विनोद तावड़े साहब वहाँ पर बरकरार रहे हैं, और जो सबसे ताकतवर लोगों में से एक रहे हैं सुनील बंसल साहब, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो सुनील बंसल को अगर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होता नाम तो शायद हैरानी होती। राधा मोहन अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के करीबी माने जाते थे, उनको इस बार जगह नहीं मिली। वो मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बावजूद, उन्हें यहाँ मौका नहीं मिला। लेकिन कल उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया था, उससे ये संकेत मिल गया। कल कुछ उन्होंने एक प्रदर्शन का जिक्र किया और उसमें धीमे से अखिलेश यादव की तारीफ कर दी। क्या वो मैसेज था? 20 घंटे पहले का पोस्ट है, आप देख लीजिए। और ये पूरी जो टीम है वो क्या मैसेज दे रही है, क्योंकि ये जैन जी की टीम नहीं है,
ये नितिन नवीन साहब की टीम है, अमित शाह साहब की टीम है, नरेंद्र मोदी जी की टीम है और देवेंद्र फडणवीस साहब बहुत एक्टिव लग रहे हैं। तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ताकतवर, सबसे बड़े फैसले लेने वाली निर्णायक बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें देवेंद्र फडणवीस साहब की एंट्री हो सकती है? अभी तक कोई मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। पहले पिछली बार शिवराज जी थे, उनको हटा दिया गया। उससे पहले नरेंद्र मोदी भी हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी पिछली बार हटा दिए गए थे पार्लियामेंट्री बोर्ड में से। तो क्या जेपी नड्डा साहब जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको इस बार जगह मिलेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड में या नहीं मिलेगी? ये भी बहुत सारे सवाल हैं और कई और नाम हैं, याद नहीं आ रहे मुझे। पार्टी वालों को याद होंगे, वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनकी विदाई होने वाली है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होती रहेगी। अभी तो ये टीम बनी है, नाम देखिए, अपने अपने राज्यों के नाम देखिए। भारतीय जनता पार्टी क्या वो उस लड़ाई को लड़ने में कामयाब होगी इस टीम के साथ? हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। पार्टी ने तो सोच समझ के ही सब लोगों पर रखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। काम अच्छा करें, देश के लिए अच्छा काम करें, पार्टी के लिए भी अच्छा काम करें। बहुत शुभकामनाएं।